जानकारी के स्रोत देख रहे थे आप। फिरोज शाह तुगलक की जानकारी के स्रोतों में तारीख जहांदारी, तारीख फिरोजशाही, दूसरी तारीख फिरोजशाही, जिनमें सर्वाधिक इसका जो वर्णन करता है वो दोस्तों बरनी करता है। बात करूं बरनी क्या है, बात करें बरनी क्या है क्या नहीं है, तो उन चीजों की बातें कर लें दोस्तों। थोड़ी सी इतिहासकार बरनी के बारे में जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी जानकारी इतिहासकार बरनी के बारे में ले लेते हैं और यहां पर उनको समझ लेते हैं। बरनी का जो जन्म है, जो और भी ऐड कर देता हूं यहां पर, इनके मित्र रहे थे, उपाधि क्या मिली है, मित्र कौन था, प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, तो इन सब चीजों की आप बात कर रहे थे दोस्तों। थोड़ा आज लेट हो गया, उसके लिए सॉरी, वैसे कभी लेट होता नहीं। जन्म हुआ है 1287 में, 1287 में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ है। बिल्कुल, इनका जन्म कब हुआ है, 1287 में हुआ है। 1287 में इनके पिता थे, जन्म 1287 में हुआ है। इनके पिता थे मईदुल मुल्क, गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। उपाधि या उपनाम की मैं बातें कर लूं दोस्तों, तो इनको ये उपाधि या उपनाम जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। नदीम होती है, जी साहब बिल्कुल होती है, लेकिन इनके मध्य तो लंबा डिफरेंस था, 50-60 साल का अंतर था, 40-50 साल छोटा था कौन, बरनी, कम से कम 40-30-40 साल छोटा था बरनी। लेकिन फिर भी इन दोनों के मध्य ज्ञान को लेकर मित्रता थी, दोनों के मध्य ज्ञान को लेकर क्या थी, मित्रता थी, दोनों फ्रेंड थे, कौन, बरनी और अमीर खुसरो। तो दोस्तों याद रखना, जन्म 1287 में, पिता मईदुल मुल्क थे, मईदुल मुल्क गुरु निजामुद्दीन औलिया थे, उपाधि उपनाम नदीम या जिंदा दिल इंसान, मित्र अमीर खुसरो। प्रमुख रचनाओं की मैं बात करूं तो वो आपके सामने है। तारीख जहांदारी, तारीख फिरोजशाही, तारीख फिरोजशाही, तारीख फिरोजशाही। इसके बाद मैं बात करूं यहाँ पर, बरनी का जन्म 1287 में हो गया। अपन ने बात की सलाते कबीर और हसरतनामा, दो किताबें और है इनकी। एक है, सर कर दें दोस्तों क्लास को लाइक जिन्होंने नहीं की हो, तो बरनी का जन्म और उनकी कुछ मैं कहूं कि ये या सही रचनाएं, तारीफ जहांदारी, तारीख फिरोजशाही, सलाते कबीर, हसरतनामा। तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी इनकी जिनको आप देख रहे हो। जन्म 1287 में हुआ है, पिता मईदुल मुल्क थे, गुरु निजामुद्दीन औलिया थे, उपाधि या उपनाम नदीम का मिला जिसको कहते जिंदा दिल इंसान। इनके बेस्ट फ्रेंड थे अमीर खुसरो। इनकी प्रमुख रचनाएं जो थी वो तारीख जहांदारी, तारीख फिरोजशाही, सलाते कबीर और हसरतनामा नामक किताबें इन्होंने लिखी। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। उपाधि नदीम क्या, जिंदा दिल इंसान की, मित्र अमीर खुसरो, 5 प्रमुख रचनाएं, तारीख जहांदारी, तारीख फिरोजशाही, सलाते कबीर, हसरतनामा और सहीफे नट मोहम्मदी। समझे दोस्तों, सहीफे नट मोहम्मदी अपन बात कर रहे थे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। जिया मीणा गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग, वो ऐप पर अवेलेबल होंगे, जल्दी ले ले दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। बंगाल अभियान, फिरोज शाह बाद शमसुद्दीन, दोस्तों शमसुद्दीन मोहम्मद इलियास, इसने बहुत ज्यादा अभियान नहीं किए,
अभियान तो इसके दो दो या तीन ही है, बिल्कुल 2 या 3 है। गुड मॉर्निंग अन्नू शर्मा जी, सरिता मेहरा जी। फिरोज शाह तुगलक और शमसुद्दीन मोहम्मद इलियास के मध्य युद्ध हुआ, बंगाल अभियान के तहत हुआ। बंगाल अभियान 2 बार हुआ है, 1353 और 1359। दोनों टाइम पर दोस्तों बंगाल का शासक कौन था? शमसुद्दीन मोहम्मद इलियास था। और इसमें बंगाल की, इसमें दोस्तों बंगाल की या शमसुद्दीन मोहम्मद इलियास की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। और फिरोज शाह तुगलक की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। दूसरा अभियान देखूं मैं, तो दूसरा अभियान था जाजनगर उड़ीसा अभियान 1360 में। रखना चाहे मत रखना, नॉट इंपोर्टेंट दोस्तों, डेटें याद रखना, याद रखना है दोस्तों। फिरोज की क्या हुई है? जीत हुई है। तो दोस्तों पहला अभियान हार गया कौन? फिरोज। दूसरा जीत गया कौन? फिरोज। दोस्तों आप लोग लाइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मैं प्रमुख अभियान देखे, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक के प्रमुख अभियानों में बंगाल अभियान आपके सामने है। बंगाल अभियान 2 बार हुआ है, 1353 में और 1359 में। इंपॉर्टेंट था इसीलिए डेट लिखा देनी, डेट जरूरी नहीं है ना। दोनों बार फिरोज शाह तुगलक से बंगाल का कौन सा शासक लड़ा है? शमसुद्दीन मोहम्मद इलियास लड़ा है। कहां का शासक है? बंगाल का। शमसुद्दीन मोहम्मद इलियास की क्या हो गई? जीत हो गई। इधर दोस्तों जाजनगर उड़ीसा अभियान की बातें कर लूं, 1360 में हुआ है। फिरोज वर्सेज बहनू तृतीय की क्या हुई है? युद्ध हुआ है। इसमें फिरोज की क्या हुई है? जीत हुई है। याद रखना 1361 में ये जीतेगा किसको? नगरकोट जीतेगा। क्या जीतेगा? नगरकोट जीतेगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें सारे के सारे। फिरोज के अभियान देख रहे थे अपन दोस्तों, जुद्दीन से मैंने कराया था कल। तो 61 में नगरकोट जीता, 1300 पाकिस्तान, 1361 ईस्वी में नगरकोट जीता। 1361-62 ईस्वी में थट्टा अभियान हुआ। थट्टा कहां पर है दोस्तों? बिल्कुल नोटिफिकेशन आते हैं, धन्यवाद भाई जी के। थट्टा अभियान, ये जो थट्टा अभियान था मैं आपको बता दूं, ये दोस्तों जान बुरी तरीके से फंस गई दोस्तों। और यहां पर फिरोज वर्सेस जाम बावनिया के मध्य एक युद्ध हुआ, लेकिन जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और फिरोज के कहते हैं कि जहाज फंस जाते, पानी के जहाज सिंध क्षेत्र में। 2.5 साल तक फिरोज यहां पर रहा और दोस्तों कोई परिणाम नहीं निकला। और दोनों के मध्य लास्ट में क्या हुई दोस्तों? संधि हुई। एक युद्ध हुआ, लेकिन जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और फिरोज के कहते हैं कि जहाज फंस जाते, पानी के जहाज सिंध क्षेत्र में। 2.5 साल तक फिरोज यहां पर रहा और दोस्तों कोई परिणाम नहीं निकला। और दोनों के मध्य लास्ट में क्या हुई दोस्तों? संधि हुई। संधि हुई। और दोस्तों सैयद हुसैन इतिहासकार अभियान माना जाता है किसका? फिरोज शाह तुगलक का। अंतिम प्रमुख अभियान माना जाता है। इन दोनों के मध्य संधि हो जाती है। सैयद हुसैन बुखारी ने इसकी मध्यस्थता की है। इसके बाद में आपको एक बात बता दूं, दिल्ली सल्तनत का सबसे अव्यवस्थित अभियान था। अव्यवस्थित अभियान था, समझे इसको। इतिहासकार अफीक के अनुसार दोस्तों, इधर बात कर रहे हैं, इतिहासकार अफीक के अनुसार जो फिरोज शाह था वो दिल्ली सुल्तनत का सबसे के अनुसार, सॉरी
इसमें एक एक लफड़ा हो गया है, एक लफड़ा हो गया है। ये दिल्ली सल्तनत का इतिहासकार अफीक के अनुसार ऐसे लिखो, थट्टा अभियान, थट्टा फिरोज या दिल्ली सल्तनत का सबसे अव्यवस्थित अभियान था। ऐसे करना है, समझ रहे हो। इतिहासकार अफीक के अनुसार थट्टा अभियान, इतिहासकार अफीक के अनुसार थट्टा अभियान फिरोज का या दिल्ली सल्तनत का सबसे अव्यवस्थित अभियान था। सबसे क्या था? अव्यवस्थित अभियान था। इधर अपन ने देखा कि 1361 में नगरकोट जीता, 1361-62 में थट्टा अभियान किया सिंध पाकिस्तान में। ये अंतिम प्रमुख अभियान माना जाता है। फिरोज और जाम बावनिया के मध्य हुआ, जो कि थट्टा का शासक है जाम बावनिया, फिरोज दिल्ली का शासक है। दोनों के मध्य संधि हो जाती है और इस संधि की मध्यस्थता सैयद हुसैन बुखारी नामक व्यक्ति करता है। इतिहासकार अफीक के अनुसार थट्टा अभियान फिरोज का या दिल्ली सल्तनत का सबसे अव्यवस्थित अभियान था। आगे अपन बात करें दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार रिवाइज करते हैं इसका। फिरोज शाह तुगलक के सारे अभियान देखते हैं। बंगाल अभियान 2 बार हुआ, 1353 और 59 में। फिरोज शाह तुगलक और बंगाल के शासक शमसुद्दीन मोहम्मद इलियास के मध्य, इसमें फिरोज शाह तुगलक की हार होती है, शमसुद्दीन मोहम्मद इलियास की जीत होती है। दूसरा अभियान जाजनगर उड़ीसा अभियान होता है 1360 में, फिरोज वर्सेज भानु थड़ के मध्य। इसमें फिरोज की क्या होती है? जीत होती है। 1361 ईस्वी में नगरकोट जीतता है, 1361 में नगरकोट जीता। 1361-62 में थट्टा अभियान हुआ, अंतिम प्रमुख अभियान माना जाता है सिंध पाकिस्तान पर, फिरोज वर्सेज जाम बावनिया के मध्य। किन किन के? फिरोज वर्सेज जाम बावनिया के मध्य, और दोनों के मध्य संधि हो जाती है फिरोज और जाम बावनिया के मध्य। इस संधि की मध्यस्थता सैयद हुसैन बुखारी करता है। कौन करता है? सैयद हुसैन बुखारी करता है। और याद रखना दोस्तों, इतिहासकार अफीक के अनुसार थट्टा अभियान फिरोज का या दिल्ली सल्तनत का सबसे अव्यवस्थित अभियान था। सबसे क्या था? अव्यवस्थित अभियान था। नेक्स्ट बातें करते हैं, और सबसे पहले बातें करते हैं सल्तनत काल के विद्रोह की। किसकी बात करते हैं? सल्तनत काल के छोड़ो, फिरोज